हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं इस चैप्टर के दो पार्ट्स बनाऊंगी। एक पार्ट में हम सारा चैप्टर करेंगे एक्सेप्ट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मैंने अभी इतने ही नोट्स बनाए, आप देख सकते हो। क्वांटम मॉडल को छोड़कर बाकी सारे नोट्स यहाँ पर बने हुए हैं और इसके मैं आपको ये इतना चैप्टर इस वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। So without wasting time, let's get started with the chapter. सबसे पहले ना हम अच्छा मैं आपको नोट्स की थोड़ी सीक्वेंस ही बता देती हूँ उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर ना देखो क्या है, यहाँ पे सारी डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की यहाँ तक, और उसके बाद ना सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं यहाँ पे सीक्वेंस में बोहर्स मॉडल तक, ठीक है। और साइड के अंदर आपके सारे एक्स्ट्रा जो भी आए थे टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गई, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, डी ब्रोगली हो गया, चाहे हाइजेनबर्ग हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने साइड के अंदर लिख रखी है। तो हम ना अभी क्या करते हैं, पहले ये वाली साइड करते हैं, फिर हम वो वाली साइड करेंगे। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें सबको पता है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ना ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास ना बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो हम जब एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ही लेते हैं टोटली, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही लेते हैं और किसी को भी नहीं लेते। आई एम सो सॉरी, ठीक है। एक बार ही ना इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है। इसके बाद हम देख सकते हैं, देखो जो सबसे पहले हम देखते हैं क्रूक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात कही थी। क्या बात थी? उन्होंने कहा कि जो एयर होती है ना, वो वैसे तो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर वो कंडक्टर बन जाती है जब हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एट लो प्रेशर। यानी जब हम एयर के ऊपर बहुत लो प्रेशर कर दें, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हों उसमें एयर के, और उसको हाई वोल्टेज दे, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाती है, बट वैसे इंसुलेटर होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये सब हम देख लेंगे आगे। देख, तो उसके बाद देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, कैथोड हमारी नेगेटिव होती है। अच्छा, ये कि इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कैथोड एनोड कब नेगेटिव होती है। देखो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपकी एनोड है ना वो पॉजिटिव होती है, दैट्स इट। और कुछ भी आपको याद रहता है, कैसे भी याद कर लो, एनोड आपकी पॉजिटिव है। अगर एनोड पॉजिटिव है तो हमारी कैथोड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। अब ना हमने एनोड बोल दिया पॉजिटिव को, राइट। तो एनायंस हम वो बोलते हैं जो एनोड के ऊपर होता है। अब एनोड के ऊपर कौन से होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम एनायंस बोल देते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कैटायंस बोल देते हैं, कैथोड पे जो मिलता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, यानी कि नेगेटिव रे, नेगेटिव वाले जो मेटल प्लेट है वहाँ से जो निकल रहे हैं। अब नेगेटिव वाले से निकल क्या रहे होंगे? नेगेटिवली चार्ज ही निकल रहे होंगे, पर वो जाएंगे कहाँ पे? एनोड, यानी पॉजिटिव पे जाएंगे। अब एनोड पे जाएंगे तो एनोड को ही हमने परफोरेटेड किया, पीछे हमने जेनेनेस की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, लो प्रेशर किया हमने, हाई वोल्टेज दी और इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा। तो क्या होएगा ना यहाँ पर, हाँ ये वाला जो पार्ट है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना आपको समझ आ गया कि क्या क्या किया हमने। फिर हमें क्या मिला कि यहाँ पर ना कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से निकल के एनोड पे जा रही हैं, जो कि यहाँ पे आके हिट करे तो ये चमक रहा है, राइट। तो हमने इसको नाम दे दिया कैथोड रे। हमें ये पता चला कि उसका ओरिजिन जो है वो कैथोड की मेटल प्लेट है, इनविजिबल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तभी वो नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव पे आ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट भी शो करेंगे, मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है और मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करता है। इनको हमने नेगेटम्स कहा क्योंकि ये नेगेटिव है। अब आज के टाइम में हम इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इनका जो E/m रेशियो होता है ना, E/m रेशियो क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है ना इंडिपेंडेंट ऑफ गैस, यानी अगर मैं गैस को चेंज कर दूँ यहाँ पर तो भी E/m रेशियो जो होगी वो वही आएगी जो सारी गैसेस के लिए सेम होएगी एक तरीके से।
अच्छा, जो E/m है ना स्पेसिफिक चार्ज, ये भी थॉमसन जी ने ही बताया था E/m रेशो भी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं E/m रेशो क्या होती है, 1.75 इंटू 10। देखो आपको सिर्फ चार्ज और ये याद रखना है। मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आपको चार्ज और यही याद रखना है। E/m रेशो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट अगर याद रखनी है तो दैट इज टोटली योर चॉइस। 1.75 इंटू 10⁻11। वैसे तो बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं उनको डिवाइड करके, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो E 1.6 यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा 9.1 इंटू 10⁻31। डेविएशन ऑफ कैथोड रे। अच्छा, इसके बाद हमने ये बात पढ़ी थी, हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो आपका होता है, जो भी होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मैंने लेट्स से मैंने ई बोला, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि टोटल दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है ना वो इस ई का ही एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये किसने प्रूव किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। उसके बाद हम देखो इन्होंने थॉमसन जी ने क्या किया था, इन्होंने ऑल्सो चेक द डेविएशन ऑफ कैथोड रे। ये कैथोड रे डेविएट कैसे करती है इसका भी इन्होंने देखा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे डेविएट करते हैं। डेविएशन ऑफ कैथोड रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होएगा उतनी ही ज़्यादा ये डेविएट करेंगी, ये बात तो क्लियर है। जितना ज़्यादा उनका चार्ज होएगा उतनी ज़्यादा ये डेविएट करेंगी। कब, जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। पर अगर इनका मास जितना ज़्यादा होएगा फिर ये कम डेविएट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे ना मास ज़्यादा में। मास पर अगर कम होएगा तो फिर ये ज़्यादा डेविएट करेंगी। तो हमने ये वाला सारा पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एनोड रे एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और अब इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड हो गई, यानी कैथोड यानी नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा आपका वो परफोरेटेड होगा, और पॉजिटिव, इनको हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोल दिया। पर असल के अंदर ना यहाँ पे एनोड से नहीं आता है, यहाँ पे गैस में से आता है। कैसे, ये किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। वही लो प्रेशर करना है हमने, यहाँ पे भी ZNS फ्लोरेसेंस स्क्रीन डिस्चार्ज ट्यूब हाई वोल्टेज, ठीक है। बट द फर्क इज़ कि वहाँ पर आपकी ये जो मेटल प्लेट होती है ना यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब हम कर रहे हैं ना ऐसा कंडीशन कर रहे हैं लो प्रेशर, अब हम जो इसके अंदर गैस है उनके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इसके अंदर ना हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब ऐसी कंडीशन कर रहे हैं हम, तो अंदर बच ही क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो वही वो प्रोटॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इधर से आ रहे हैं, पर असल में वो गैसियस आयन से आ रहे होते हैं। तो एनोड रे का ओरिजिन जो होता है ये गैस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से होता है, एक्स पॉजिटिव बन जाता है और वो से हम प्रोटॉन कह देते हैं। इनविजिबल होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं। इनका E/m रेशियो जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो इज सेम फॉर ऑल गैसेस, पर इनका ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम होगा जब H2 गैस होगी। ऐसा क्यों होगा, देखो क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहेगा, E तो सेम रहेगा, पर M सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस के अंदर E/m रेशियो जो होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा ना। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है ये जो पिंक से मैंने लिखा हो, ये आपको याद होना ही चाहिए। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस पॉजिटिव में होगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। कितना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मास की बात करें अगर हम प्रोटॉन की, तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पर -31 kg था, सॉरी, और 9.1 था, ठीक है। 9.1 से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस -31 और -27 में बहुत फर्क है। -21 बहुत ज़्यादा बड़ा है -31 से, ठीक है।
तकरीबन 2000 टाइम्स हैवियर होता है प्रोटॉन हमारा। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं बताया, एग्जैक्ट 13837 होता है मेरे अकॉर्डिंग, बट अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स जो होता है ना ये बड़ा होता है। कौन? एंड प्रोटॉन ज़्यादा हैवी होता है 2000 टाइम्स, किससे? इलेक्ट्रॉन से। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। ये आपको दिया था जेम्स चैडविक जी ने, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये आपको दिया कैथोड वाला थॉमसन जी ने, ये आपको दिया रदरफोर्ड जी ने, ये आपको दिया जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ये थॉमसन ने, ये रदरफोर्ड ने, ये जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना, एटम को बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर डाला? अल्फा पार्टिकल आया जब एटम के ऊपर, तो उसमें से न्यूट्रॉन्स हमें दिखाई दिए। E/m रेशियो की अगर हम बात कर, सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही जीरो होता है, ठीक है। चार्ज इस पर जीरो है, मास इसका अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन जितना ही हो जाता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना लर्निंग वर्क इतना है, इस चैप्टर में है ही लर्निंग वर्क, पर बोहर्स मॉडल में मेन लर्निंग वर्क आता है आपका, जब ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ते हैं ना, दैट इज़ इरिटेटिंग, ठीक है। बट बाकी यहाँ तक आपको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखते हैं कि ना आई वुड से हम ऐसा करते हैं, बोहर मॉडल तक हम पढ़ लेते हैं, या यहाँ तक पढ़ते हैं आप इस वीडियो के अंदर। फिर पार्ट 2 में हम बोहर्स मॉडल और बोहर्स मॉडल के बाद जो सारी हाइपोथेसिस और सारे आए थे वो पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम क्वांटम मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, वरना वीडियो ना काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले थॉमसन मॉडल। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो आया था दैट वाज थॉमसन मॉडल, है ना। थॉमसन मॉडल को ही हमने वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इनको ना इन्होंने बिल्कुल ऐसे ना, जैसे इनके सपने में आया एक दिन कि ना हमारे जो एटम है ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है, गोल है, उसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है। अब इन्होंने ये क्या सोच कर बोला, देखो थॉमसन जी जो थे ना, यही वो थे जिन्होंने कैथोड रे को डिस्कवर किया। अब क्योंकि उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही डिस्कवर किया था, तो उनका क्या कहना था, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना एक एटम, तो उन्होंने बोला एक एटम ऐसे पॉजिटिव होगा सारा, और ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको सिर्फ यही आता था। वाटरमेलन मॉडल, पॉजिटिव एटम होगा, इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेडेड होंगे। पर इनकी एक अच्छी बात, इन्होंने न्यूट्रलिटी बता दी, कैसे एटम न्यूट्रल है। और इन्होंने इनकी मेन अच्छी बात है, इन्होंने रेडियस ज़रूर बता के गए ये एटम का। जो एटम का रेडियस इन्होंने बताया ना, दैट वाज 10⁻⁻10 मीटर। इनका बहुत उसमें अच्छा रोल है, इन्होंने एटम का रेडियस गेस कर दिया था 10⁻⁻10 मीटर्स। कैथोड रे की अगर हम बात करें, जो कैथोड रे होता है ना, जब उसको हम हैवी मेटल पे डालते हैं तो हमारे एक्स रेज बनते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था आपको? ये रिंटजन नाम के एक आदमी थे, इंसान थे। उन्होंने बोला जब हम कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम किसी हैवी मेटल के ऊपर डालते हैं तो एक्स रेज बनती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एक हैवी मेटल पे डालते हैं तो एक्स रेज बनती हैं। अच्छा, फिर एक और बात इन्होंने कही कि रेडियो एक्टिविटी। अब ना जब इन्होंने ये कर दिया ना डिस्कवर, फिर सब रेडियो एक्टिविटी पे काम करने लग गए थे, पूरी दुनिया ही सब रेडियो एक्टिविटी के पीछे भागने लग गए। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमें पता चला कि ना अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 तरीके की रेज हो सकती है। अल्फ़ा रेज जो होती है ना, बेसिकली अल्फ़ा रेज वो है जिनके पास चार्ज भी है और मास भी होता है, ठीक है। चार्ज भी होता है, मास भी होता है। बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स की वजह से उनके पास चार्ज भी और मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से है। बीटा रेज क्या होती है? बीटा रेज के पास चार्ज होता है पर मास नहीं होता है, ठीक है। मास इनका 0 हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे 0 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है।
तो इनके पास चार्ज है पर मास नहीं है, तो ये कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन जी हो गए। फिर गामा रेज में चार्ज नहीं है पर मास है, तो वो आपके न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, पहले में क्या था, चार्ज मास दोनों थे, दूसरे में चार्ज था मास नहीं था, तीसरे में चार्ज नहीं था मास था। तो अल्फा बीटा गामा रेज यही होती हैं आपकी। बीटा रेज आपकी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करिए, गामा रेज न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करिए, अल्फा रेज आपकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करिए। यहाँ पे अल्फा रेज के अंदर बेसिकली किसकी बात होती है, स्पेसिफिकली अल्फा रेज क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। जो हीलियम होता है ना उसका न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा रेज कह देते हैं। अच्छा, जो E/M रेशियो है ना अल्फा रेज का, आधा E/M रेशियो प्रोटॉन का, यानी एक प्रोटॉन का जो E/M रेशियो होता है उसका आधा है। क्यों है आप खुद सोचो, यहाँ पे मास तो डबल हो गया पर चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन का यूनिट 2 का ही आया, पर मास 4 का आ गया तो 1/2 हो जाएगा किसके, प्रोटॉन के। ठीक है, बीटा रेज की अगर मैं बात करती हूँ, बीटा रेज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया जिस पे चार्ज है पर मास नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज इसका ही होगा क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा ना, डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो इसका बीटा रेज का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है, यानी कि E/M रेशियो होता है। इसके बाद आती है गामा रेज, ये वही है, न्यूट्रॉन्स को हमने गामा रेज बोला है। जब खाली न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं गामा रेज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया। आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल पर, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और प्लेनेटरी मॉडल। अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और प्लेनेटरी मॉडल भी इसे कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इन्होंने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था एक रदरफोर्ड जी ने, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना मॉडल दिया था। इसको हम प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं ये भी पता चल जाएगा हमें आगे। ठीक है, तो इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इनका, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने ना एक बहुत ही पतला, बहुत थिन गोल्ड फॉयल लिया। ठीक है, वो इतना थिन था कि वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और उससे इन्होंने अल्फा रेज को बॉम्बार्ड किया। अब अल्फा रेज क्या थी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थी, यानी अल्फा रेज एक तरीके से क्या है, न्यूक्लियस है किसका, हीलियम का। अब आप देखो, अगर हम एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया अल्फा रेज। अब पॉजिटिव चार्ज को जब हमने एटम में से पास कराएंगे, तो आप खुद सोच के देखो, ये हमारे पास एटम है। ठीक है, अब एटम में से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, ये साइज हमारी पॉजिटिव है, ये साइज हमारी एम्प्टी है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल को यहाँ पे इस पे फेंका, तो जब यहाँ से पास करेंगे पॉजिटिव वाले रीजन पे टकराएंगी जब, तो ये क्या कर जाएंगे, बाउंस बैक कर जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। जब ये एम्प्टी स्पेस में से जाएंगी तो ये सीधी चली जाएंगी क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तब ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यही यहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ रेज डेविएट होती हैं, कुछ सीधे चल जाती हैं, कुछ यहाँ पे बाउंस बैक करती हैं। पर जो नॉन डेविएटेड जाती है मोस्ट ऑफ द, तो हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द जगह जो है वो एक एटम में खाली होती है। फिर आता है डेविएटेड रेज, कुछ यहाँ पे ना डेविएटेड होती हैं रेज, सम डेविएटेड, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाउंस बैक रेज क्या इंडिकेट करते हैं, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा और बहुत ही 20,000 में से एक ही जो थी वो बाउंस बैक करी। यानी देखो कितना सारा एरिया होता है और न्यूक्लियस कितना छोटू सा होता है जो कि बाउंस बैक करता है। फिर हम आते हैं इसके ऊपर और बात कर लेते हैं, इन्होंने और हमें क्या क्या बताया। इनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था पर, है ना। तो हम देखते हैं, इनको इससे पूरा आइडिया लग गया कि कैसा होता होगा एटम। इन्होंने बता दिया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, अंदर छोटू सा न्यूक्लियस है जो कि बहुत ही कम जगह ले रहा है और इसका जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है। इन्होंने बता दिया गया हमें। फिर रदरफोर्ड जी ने हमें ये भी बताया, चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +Ze, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वो, और एक जो चार्ज होता है आपका प्रोटॉन का, वो आपका यानी इलेक्ट्रॉन का कह लो, प्रोटॉन को कह लो, वो आपका चार्ज और न्यूक्लियस होएगा क्योंकि उतने प्रोटॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ लिया है।
फिर आता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा रेडियस ऑफ एटम हमें किसने बताया था? थॉमसन जी ने। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसने बताया हमें? रदरफोर्ड जी ने। उन्होंने बताया 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो अब हम यहाँ पे एटम और न्यूक्लियस का रेडियस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें 10⁻5 मिलता है। ठीक है, देखो 10⁻−10 था, 10⁻−15 था, तो ऊपर जाके +15 10⁻5 आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बता दिया वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15। यही देखो ये रेडियस है ना, रेडियस का एक क्यूब हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा इसकी रेशो, बाकी तो कैंसिल ही हो जाएगा ना वॉल्यूम में। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। इसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, इन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये स्टेबल है। यानी ऐसा कि सबने यही पूछा ना उनसे कि अगर यहाँ पे ऐसा कह रहे हो तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे साइड में नेगेटिव घूम रहा है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके अंदर क्यों नहीं बुला रहा, ऐसा घूम क्यों रहा है? तो इसने बताया कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, पर जब ये घूम रहा है तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ पे लग रही है, इसको बाहर की तरफ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, इसीलिए ये जो है आपका इसके अंदर जा नहीं रहा। ठीक है, तो फिर मैक्सवेल जी ने फिर इसके ड्रॉबैक्स, अच्छा ये जो मॉडल था ये फेल क्यों हो गया, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। मैक्सवेल जी जो थे ना उनकी एक थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल थ्योरी। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन शुड मर्ज इन न्यूक्लियस एज इट रेडिएट्स एनर्जी इन 10⁻⁻8 सेकेंड्स, यानी बहुत ही कम टाइम में 10⁻⁻8 सेकेंड्स, बहुत कम हुआ ना, इतने से टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर घूम घूम के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब ये घूम रहे हैं तो ये अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, तो जब अपनी एनर्जी को रेडिएट करते जा रहे हैं तो फिर न्यूक्लियस इसको और ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स इंक्रीज होगी और 10⁻⁻8 सेकेंड्स में इसको अंदर घुस जाना चाहिए। ये मैक्सवेल थ्योरी थी जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मॉडल, तो ये जो मॉडल था ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। इसके बाद आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम ये आगे पढ़ेंगे। ये जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पर रदरफोर्ड जी ने कहा था ये कंटिन्यूअस होता है। उस टाइम पे नहीं पता चला था कि ये ड्रॉबैक है, ये अब पता चला है कि वैसे ड्रॉबैक कंटिन्यूअस होता है, पर रदरफोर्ड जी ने कहा डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये मैक्सवेल, मेन तो इसका यही रीज़न था फेल होने का कि मैक्सवेल की थ्योरी नहीं बता पाए थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक ये 2 एटॉमिक मॉडल आते हैं और उसके बाद ना रुक जाते हैं लोग कि फेल हो रहा है। फिर उसके बाद ना ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारे यहाँ तक ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फिर हमें कुछ नई बातें पता चलती हैं। और उसके बाद इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे पास बोहर्स मॉडल आता है, बोहर्स मॉडल के बाद ये सब कुछ होता है, फिर हमारा क्वांटम मॉडल आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सारे पढ़ेंगे, फिर हम बोहर्स मॉडल पे आएंगे। जैसे सीक्वेंस में हिस्ट्री में सब कुछ हुआ वैसे ही हम करेंगे। बोहर्स मॉडल के बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट यहाँ तक हम अभी करेंगे, फिर बोहर्स मॉडल का बाद में, फिर क्वांटम मॉडल इन 3rd वीडियो। 3 पार्ट्स में आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। फिर आ जाता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखो। अब आप सबसे पहली थ्योरी जो मुझे डिस्कस करनी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये ना इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। देखो ये वेव होती है ना, ये एसेंट है, ये डिसेंट है, ये एसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो मैंने यहाँ पे कैसे इसको क्या रिप्रेजेंट कर रखा है। दिस इज लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, T for टाइम पीरियड, this gamma represents frequency, this represents velocity, and this represents speed of light, this represents wave number. Is that clear? This is wavelength, frequency, wave number, time period.
वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और आपकी ये क्या थी, वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया क्या किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये होता क्या है वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैं आपको इसे शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे सबको पता होता है बच्चों को ये। वेवलेंथ, एक वेव की कितनी लेंथ है, एक वेव इज दिस कंप्लीट वेव, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर रही हूँ, दिस इज अ कंप्लीट वेव, तो इसकी जितनी लेंथ होती है ना दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को होने में, एक वेव को होने में जितने टाइम लगता है सेकंड्स के अंदर, वो होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड के अंदर कितनी ज़्यादा जो आपकी वेव्स हैं वो हो पा रही हैं, एक सेकंड्स में कितनी वेव आपकी हो पा रही है। वेव नंबर ना एक तरीके से फ्रीक्वेंसी होती है, बट वो एक सेकंड में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी वेव, आपका वेव का नंबर आ रहा है, ठीक है। वेव नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मेन वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी आपको पता ही है, वेलोसिटी स्पीड क्या है वेव की होने की, और स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता है क्या होता है। तो हमने बोला कि जब हम हमारी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी करते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट हमारा हमें देता है वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी स्पीड, जो कि क्या होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेव की लेंथ इनटू एक सेकंड में कितनी बार ये वेव हो रही है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ये इसकी स्पीड देता है, इसकी लेंथ और एक सेकंड में कितनी बार हो रही है ये इसके प्रोडक्ट से इसकी स्पीड आती है, विच इज सी, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी कहा वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ऐसा क्यों है, आप खुद सोचो, जब वेवलेंथ बढ़ जाएगी, जब वेव हमारी लंबी हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो थोड़े टाइम के अंदर 1 सेकेंड में आपकी बहुत कम वेव्स होंगी अगर वेव लंबी होएगी तो। 1/λ यानी 1/वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका वेव नंबर के बराबर होगा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल आपका उसके बराबर होगा किसके, वेव नंबर के। 1/फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो हम ये कि देखो टाइम, अगर देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी है ना तो टाइम पीरियड कम होएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद ना हमें ये याद रखना होता है दिस थिंग, देखो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो रेज, इसको याद करना है, आप जैसे मर्जी याद करो। देखो CGXUVIMR, IMR, CGXUV, CGXUV और IMR,